तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज है हिस्ट्री का मिडावल हिस्ट्री का टेस्ट। ठीक है, टेस्ट नंबर 5। इसी के साथ 100 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब जैसे कि आपको पता होगा एनसीईआरटी ने तो अपना सिलेबस से हटा दिया मुगलों का इतिहास, लेकिन यूपीएससी ने अभी हटाया नहीं है। और यूपीएससी हर साल जो है लगभग 2 से 3 या एक क्वेश्चन तो रहता ही है। तो अभी यूपीएससी ने इसको इग्नोर नहीं किया है, तो हम भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये टेस्ट चल रहा है मध्यकालीन इतिहास का। कम चलेगा लेकिन चलेगा, ठीक है। हालांकि चलिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको पीडीएफ मिलेगी 100 क्वेश्चन साथ, एनालिसिस साथ, हिंदी और इंग्लिश की। और इसके अलावा डेली 3 बजे टेस्ट होता है। फुल लेंथ की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, रिवीजन टेस्ट सीरीज चल रही है। और ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, आपको अगर स्कैन करने से ना मिल रहा हो तो आप यहाँ से नाम सर्च कर सकते हैं। और आपको टेस्ट पसंद आ रहा हो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 से 100 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को। इसमें पूछा है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में फिरोज शाह तुगलक के बारे में कौन सा कथन सही है। सही उत्तर आपको बताना। ऑप्शन 1, उसके द्वारा इक्तादारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन 2, उन्होंने कृषि विधियों के विकास और उनके उन्नयन के लिए दीवान दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। ऑप्शन 3 है, उसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। ऑप्शन 4 है, बंगाल उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हुआ। तो आपको बताना फिरोज शाह तुगलक के बारे में दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में इन चारों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो जैसा कि ऑप्शन 1 बात कर रहा है कि उसके द्वारा इक्तदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो था उसने इक्तदारी व्यवस्था को वंशानुगत बना दिया था। उसने एक नियम बना दिया कि अब जब भी कोई रईस मरता है तो उसके बेटे को इस इक्ता सहित अपने पद पर काबिज होने दिया जाएगा। यदि उसका कोई बेटा नहीं है तो उसका दामाद और उसकी अनुपस्थिति में उसकी दास उसकी गद्दी को उत्तराधिकारी होगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 जो है गलत है। एलिमिनेशन मेथड चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, अगर हम लोग अपनाएं तो ऑप्शन देखिए सी में 1 2 3 है तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब पहले आप उसके बाद ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 की बात करें और इक्तादारी सिस्टम की बात थोड़ा सा बता दें हमको। यह एक अद्वितीय प्रकार की क्या थी? भूमि वितरण और प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान विकसित हुई थी। ऑप्शन 2 की बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दुआब में खेती को बढ़ाने और सुधारने के स्थित स्थापित किया गया था। इसके तहत एक अधिकारी नेतृत्व में क्षेत्र को विकास खंडों में विभाजित किया गया था, जिसका काम था कि किसानों को ऋण देकर खेती का विस्तार करना और उन्हें बेहतर फसलों के लिए खेती के लिए प्रेरित करना। जौ के स्थान पर गेहूं, अंगूर, गन्ना के स्थान पर खजूर आदि। ठीक है। और इस नीति का विस्तार और सुधार फिरोज शाह तुगलक द्वारा और बाद में अकबर द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया था। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 2 भी गलत है। तो ऑप्शन 2 गलत है, तो ऑप्शन 2 जहाँ जहाँ एलिमिनेट कर दीजिए। यानी देखिए ऑप्शन बी में ऑप्शन 2 है, ऑप्शन ए में ऑप्शन 2 है, तो बचा कौन सा? 3 और 4। 3 और 4 जो है सही है, यानी उसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। ऑप्शन 4, बंगाल उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हुआ। तो एलिमिनेशन मेथड्स भी आपको अपनाना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। दिल्ली सल्तनत के दौरान विभिन्न संस्थानों और उनके कार्यों की सूची दी गई है, संस्थान दिए गए हैं, कार्य दिए गए हैं। आपको सही कोड का उपयोग बताना है। इसमें इन चारों कोडों में से कौन सा सही सुमेलित किया गया है। दीवाने अर्ज, दीवाने रस, दीवाने रसलात, ठीक है, दीवाने बंदगान, दीवाने विजारत, दीवाने कोही, दीवाने इंसा। तो आपको बताना है कि इसमें 6 है, 6 का आपको मिलान करना है सही कोड से। तो इसमें देखेंगे तो दीवाने अर्ज का मिलान सैन्य विभाग से है और बलबन के कार्य में इस विभाग का गठन हुआ था। दीवाने अर्ज इसका पुनर्गठन किया था। और इसके अलावा अगर बात करें दीवाने रसलत की, तो दीवाने रसलत जो है धार्मिक मामलों का विभाग था ये। ठीक है।
और दीवाने बंदगन की बात करें तो दीवाने बंदगन जो था ये था गुलाम विभाग था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया गुलामों का विभाग था। दीवाने वजारत जो था वजीर यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वित्त विभाग था। ठीक है, तो इससे देखेंगे ऑप्शन ए जो है इसके हिसाब से सही कोड सुमेलित हो रहा है। ठीक है, यानी 5 का जो है यफ हो जाएगा और दीवाने इंसा बचा ऑप्शन सी अब लेखागार और पत्राचार विभाग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें। 83 में क्या पूछा है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजारों को नियंत्रित करने और भू राजस्व बढ़ाने के लिए कृषि नीतियों की शुरुआत किए गए विभिन्न उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन एक, अलाउद्दीन खिलजी बाजारों में उपलब्ध सभी वस्तुओं पर लागत तय करने की मांग। इसके अलावा ऑप्शन दो, अलाउद्दीन ने साहना नामक एक उच्च अधिकारी को व्यापारियों के रजिस्टर को बनाए रखने और बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया। ऑप्शन तीन, भू राजस्व को बेहतर संग्रह के लिए गांवों में इक्तादारों को सौंपा गया था। तो आपको बताना, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजारों को नियंत्रित करने और भू राजस्व बढ़ाने के लिए कृषि नीतियों की शुरुआत के लिए जो विभिन्न उपाय किए गए थे उसमें उनमें से ये 3 जो उपाय दिए गए हैं उसमें आपको सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन ए की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्न, चीनी और खाना पकाने के तेल से लेकर सुई तक और महंगे आयातित कपड़े से लेकर घोड़े, मवेशियों और दास लड़कों और लड़कियों तक सभी वस्तुओं की लागत तय करने की मांग की। तो इससे देखेंगे ऑप्शन एक जो है सही हो जाएगा, यानी जिसमें ऑप्शन एक होगा वो सुमेलित होगा। ऑप्शन बी में एक नहीं, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन डी में एक नहीं, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब बात करें ऑप्शन दो की। ऑप्शन दो भी सही है, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए थे, एक अनाज के लिए, दूसरा महंगे कपड़े के लिए, तीसरा घोड़ों, मवेशी और दासों के लिए। प्रत्येक बाजार में साहना नामक एक उच्च अधिकारी नियंत्रण में था जो व्यापारियों के एक रजिस्टर रखता था। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन दो सही है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन तीन की। तो ऑप्शन तीन जो है गलत है, यानी दिल्ली में मंगोल आक्रमण ने उन्हें रोकने के लिए एक बड़ी सेना जुटाने की आवश्यकता को इंगित किया था, लेकिन ऐसी सेना शाही खजाने को तब तक समाप्त कर देगी जब तक कि राज्य दैनिक वस्तुओं की कीमतों कम नहीं कर देते। इसलिए उनके वेतन को कम नहीं कर सकता था। इसका उद्देश्य को साकार करने के लिए अलाउद्दीन ने घोषणा की कि दवाब में भू राजस्व भू राजस्व का भुगतान सीधे राज्य को किया जाए, अर्थात क्षेत्र के ग्रामीणों को एकता में किसी को भी नहीं सौंपा गया और भू राजस्व को उपज का आधा कर दिया गया था। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन तीन गलत है, यानी एक और दो सही है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही? ऑप्शन एक, वह हिंद की लड़ाई कन्नौज में आनंदपाल और महमूद गोरी के बीच लड़ी गई। ऑप्शन दो, मथुरा, कन्नौज, गुजरात, थानेश्वर पर महमूद गजनी ने छापा मारा। ऑप्शन तीन, गजनी के महमूद के आक्रमण के कारण हिंदू शाही साम्राज्य का पतन हुआ। तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। अगर हिंदू शाही राज्य पंजाब से काबुल तक फैला हुआ था, ठीक है, हिंदू शाही राज्य की बात कर रहे हैं, इसे 1001 ईस्वी में गजनी के महमूद के आक्रमण का सामना करना पड़ा। गजनी के महमूद ने जयपाल के शासन के दौरान हिंदू शाही साम्राज्य पर छापा मारा और उसे हरा दिया। जयपाल के उत्तराधिकारी आनंदपाल ने 1008 ईस्वी में वहिंद की लड़ाई में गजनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इस लड़ाई में आनंदपाल की हार हुई और महमूद ने पंजाब के बड़े हिस्से पर अपना शासन बढ़ाया। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन एक जो है गलत है। ऑप्शन दो की बात करेंगे तो ऑप्शन दो सही है। ऑप्शन एक गलत है, सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। तो ऑप्शन एक एलिमिनेट कर देंगे तो सीधे आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के शासन मदुरै तक फैला था। ऑप्शन दो, माधुर विजयम मालिक काफूर द्वारा मदुरै की विजय का विवरण देता है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का शासन मदुरै तक फैला हुआ था, ये बात सही है। दक्कन और दक्षिण के सुदूर क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी इसने।
और उसने 4 महान राजवंशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें देवगिरी के यादव, जिनके शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन को सौंपा था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने वारंगल भेजा और उसके शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित किया। होयसल शासक वीरबल्लाल मलिक काफूर द्वारा पराजित किया गया। अंत में मलिक काफूर ने पांड्य साम्राज्य और उसकी राजधानी मदुरै को लूटा, जब उसके शासक को वीर पांड्या मदुरै से भाग गए थे। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है। यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1936 में संगम वंश के दौरान की थी। कुमार कंपन संगम वंश के शासक थे, जिन्होंने मद्रोह के सुल्तानों के खिलाफ मार्च किया और उन्हें विजयनगर के शासन को रामेश्वरम तक विस्तारित किया था। ठीक है, कुमार कंपन के मदुरै के अभियान का वर्णन मधुर विजयम में किया गया है, जिसकी रचना उनकी पत्नी ने गंगा देवी ने की थी। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें। 86 में क्या पूछा? देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित कथनों में किस यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? सही उत्तर आपको बताना। ऑप्शन 1 निकोलो कांटी, डोमिंगो पेस, ऑप्शन डी फर्नो नुनीज, ऑप्शन 4 अब्दुल रज्जाक। तो आपको बताना है देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में किस यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो चलिए देखते हैं। तो निकोलो कॉन्टी जो था वो इटली से थे, जिन्होंने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो इस प्रकार इसमें ये है। डोमिंगो पेस जो थे वो पुर्तगाल से, तो उन्होंने कृष्णदेव राय शासन के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो ऑप्शन 2 एलिमिनेट कर दीजिए, यानी ऑप्शन 2 जहां होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें कौन सा सही है? तो इसके हिसाब से देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 सही है। इसके अलावा ये फॉर्नो नूनीस था, ये पुर्तगाल था, उन्होंने अच्युत देवराय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। अब्दुल रज्जाक फारस का रहने वाला था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में उन्होंने दौरा किया था। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। 87 पूछा विजयनगर और होयसल कला में मंदिर वास्तुकला के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1 होयसल वास्तुकला में केंद्रीय स्तंभ हाल के चारों ओर कई मंदिर पाए गए, जबकि एकाधिक मंडप विजयनगर वास्तुकला की विशेषता है। तो ये क्वेश्चन आपसे आर्ट एंड कल्चर का संबंधित है। आर्ट एंड कल्चर की अलग टेस्ट सीरीज नहीं है, इसी में संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन 2 विजयनगर मंदिरों के खंभों पर पाया जाने वाला सबसे आम जानवर हाथी था। ऑप्शन 3 वेलूर में चेन्नकेशव मंदिर विजयनगर वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर का मतलब इसके संदर्भ में गलत बताना है। ठीक है, जो गलत रहेगा वो सही होगा। तो 87 में बात करें तो ऑप्शन 1 जो है वो सही है, यानी होयसल वास्तुकला में एक मंदिर केंद्रीय स्तंभ के चारों ओर कई मंदिर पाए गए, जबकि एकाधिक मंडप विजयनगर वास्तुकला की विशेषता थी। तो इसमें कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है, यानी बड़े मंडपों में 100 स्तंभ के साथ साथ कुछ बड़े मंदिर में 1000 स्तंभ होते हैं थे। खंभों पर बनी मूर्तियां विशिष्ट विशेषताओं के साथ उकेरा गया था। घोड़ा इन खंभों पर पाया जाने वाला सबसे आम जानवर था। तो इससे ये गलत हो जाएगा, इसमें हाथी की बात की गई है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी गलत है, यानी विजयनगर शैली का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हम्पी खंडहर विजयनगर शहर में पाया गया। विट्ठल स्वामी और हजारा स्वामी मंदिर इस शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे। कांचीपुरम के वरदराज और एकम्बरनाथ मंदिर वास्तुकला के विजयनगर शैली की भव्यता के उदाहरण के रूप में खड़े हैं। वेल्लूर में अगर चेन्नकेशव मंदिर की बात करें तो ये होयसल शासक का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही, यानी ये 2 और 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो उन्होंने खगोल विज्ञान की खोज को प्रोत्साहित किया और दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण किया। उन्होंने अपने राज्य के प्रमुख बंदरगाहों को बहुत ध्यान दिया। इसके अलावा वे दक्कन को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहते थे और वनस्पति विज्ञान, ज्यामिति जैसे प्राकृतिक विज्ञान की अच्छी तरह परिचित थे। उपरोक्त परिच्छेद में किसका उल्लेख किया जा रहा है? तो इस परिच्छेद में देखेंगे तो फिरोज शाह बहमनी के बारे में ये उल्लेख किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर लेते हैं।
विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन एक, प्रशासन को चलाने के लिए शासक पूरी तरह से केंद्रीय प्राधिकरण पर निर्भर थे। ऑप्शन दो, विदेशी यात्रियों ने ग्रामीण जीवन और किसानों पर कर के बारे में विस्तृत विवरण दिया था। तो इसमें जो है कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक गलत है, ऑप्शन दो भी गलत है। ऑप्शन एक क्यों गलत है? प्रांतीय शासकों के पास बड़ी मात्रा में स्वायत्तता थी। उन्होंने अपने स्वयं के न्यायालय का आयोजन किया, अपने स्वयं के कार्यालय निर्मित किए, अपनी सेनाएं रखी। एक प्रांतीय शासक के लिए कोई नियमित कार्यकाल नहीं था। उसका कार्यकाल उसकी क्षमता, उसकी ताकत पर निर्भर करता था। ठीक है, इससे एक ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी गलत है। अधिकांश यात्रियों को गांव के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी थी, इसलिए उन्होंने इसे बहुत ही सामान्य कम शब्दों में बताया। किसानों को भुगतान करने के लिए आवश्यक उपज का कितना हिस्सा देना पड़ता था, इसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। या फसलों के प्रकार, सिंचाई, विविधि अन्य कारकों के अनुसार भिन्न होता था। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन और न्याय के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन एक, ग्राम सुशासन विजयनगर शासन की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन दो, कठोर दंड दिए जाते थे क्योंकि राज्य में न्याय का आधार धर्मशास्त्रों को बनाया था। ऑप्शन तीन, राजा अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय था। तो आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक की बात करें तो विजयनगर शासन के तहत ग्राम सुशासन की चोल परंपरा काफ़ी कमजोर हुई। ठीक है, राजमंडलम प्रांत, नाडु जिसे जिला कहते हैं, स्थल यानी उप जिला, ग्राम जिसे गांव में विभाजित था। प्रांतों के शासकों ने बड़ी मात्रा में स्वायत्तता हथियार ली थी। उनके दरबार थे, अपने स्वयं के अधिकारी नियुक्त करते थे, अपनी सेनाएं रखते थे, जैसा कि हमने ऊपर बताया। तो इस प्रकार ऑप्शन एक जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें सही पूछा ऑप्शन एक जहां होगा उसको एलिमिनेट कर दीजिए। इसमें भी एक सम्मिलित है, एक दो तीन, तो इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से भी आपको क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन एक, विजयनगर साम्राज्य में सामंती प्रमुखों से भू राजस्व, उपहार, सीमा शुल्क राजस्व का प्रमुख स्रोत था। ऑप्शन दो, राज्य के व्यय दो भागों में विभाजित किया जाता था। राज्य राजा के व्यक्तिगत व्यय और सैन्य अभियान के लिए व्यय शामिल थे। ऑप्शन तीन, संगम शासक मुख्यतः वैष्णव थे। तो आपको बताना विजयनगर साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है सही है, यानी विजयनगर साम्राज्य में सामंती प्रमुख ने भू राजस्व, उपहार और सीमा शुल्क राजस्व प्रमुख स्रोत था। तो इसमें गलत बताना है। ठीक है, ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो गलत है, यानी राज्य के व्यय के चार भागों में बांटा गया था। कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्यद में इसका सुझाव दिया गया था। व्यय में राजा के दान, व्यक्तिगत व्यय, घोड़ों का रखरखाव, सैन्य अभियान और साम्राज्य की सुरक्षा शामिल थी। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी गलत है, यानी संगम शासक का मुख्य रूप से शैव धर्म के उपासक थे। ठीक है, ये शैव धर्म से प्रेरित थे और विरूपाक्ष उनके परिवार के देवता थे। तो विरूपाक्ष मंदिर का नाम आपने सुना होगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर लेते हैं। कुछ पद या शब्द दिए गए, उनके अर्थ जो है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में दिया गया। आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। नायक, राजस्व के शीर्ष अधिकारी, अमरम, सैन्य अनुदान, वराह, सोने के सिक्के। तो इसमें अगर बात करेंगे ऑप्शन एक की, तो ऑप्शन एक जो है गलत है। नायक या जिसे पालेगर कहते थे, सेना के शीर्ष अधिकारी होते थे। तो राजस्व के शीर्ष अधिकारी नहीं, बल्कि किसके, ये सेना के शीर्ष अधिकारी होते थे। इस प्रकार ऑप्शन एक गलत है। तो ऑप्शन एक जहां जहां हो एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो सुमेलित है। नायकों को उनकी सेवाओं के एवज में भूमि दी जाती थी। इन जमीनों को अमरम कहा जाता था। तो ये अमरम का संबंध सैन्य अनुदान से है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी सही है। विजयनगर साम्राज्य में कई उद्योग थे, यह व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी था। इस अवधि के दौरान मिस्र जो धातु थी, श्रमिक और अन्य शिल्पकार विकसित हुए थे। मालाबार तट पर कई समुद्री बंदरगाह थे, जिनमें से कन्नौर प्रमुख था। साम्राज्य में इस्तेमाल होने वाले मुख्य सोने के सिक्के को वराह कहा जाता था। तो इस प्रकार इसमें दो और तीन जो है वो सुमेलित हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात कर लेते हैं।
कई यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य को स्पष्ट विवरण प्रदान की। इस संबंध में निम्नलिखित यात्रियों पर विचार कीजिए, कौन से इसमें यात्री पुर्तगाल से थे। तो अभी कुछ की चर्चा हमने की है। तो जैसे कि अगर बात करें फार्नोवा नूनीज की बात करें तो ये पुर्तगाल से थे, ठीक है। और इसके बाद डोमिंगो पेस की बात करें ये भी पुर्तगाल से, और डुआर्टो बारबोसा की बात करें तो ये भी पुर्तगाल से थे। यानी इसमें ऑप्शन सी जो होगा सुमेलित होगा। और डुआर्टो बारबोसा जो थे वो कृष्णदेवराय शासनकाल आए थे, और पेस जो थे वो कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे, और इसके नाम फर्नाओ नूनीज जो थे पुर्तगाल के थे, वो अच्युत देवराय के शासनकाल के दौरान आए थे। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में विजयनगर साम्राज्य के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1 श्रीनाथ कृष्णदेवराय से संबंधित है। ऑप्शन 2 मधुरा का संबंध देवराय प्रथम से है। ऑप्शन 3 अल्लसानी पेदना अच्युत देवराय से संबंधित है। तो आपको बताना विजयनगर साम्राज्य के विद्वानों और साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताना है आपको कौन सा कथन इसमें गलत है, जो मिलान किया गया है। तो ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 गलत है। यानी जो श्रीनाथ थे वो तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि थे। उन्होंने देवराय द्वितीय द्वारा कवि सार्वभौम यानी कवियों के सम्राट की उपाधि प्रदान की गई थी। राजा ने एक कनकाभिषेक समारोह यानी सिर पर सोने के सिक्कों की बौछार करवाया था। तो इस प्रकार ये कृष्णदेवराय से संबंधित नहीं थे, बल्कि देवराय द्वितीय द्वारा ये संबंधित थे। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, तो 1 एलिमिनेट हो जाएगा, बी एलिमिनेट हो जाएगा। सॉरी, इसमें गलत पूछा है ना, तो गलत पूछा है तो इसी गलत है। तो जिसमें 1 होगा वो ऑप्शन जो है सही होगा। तो इसमें देखिए सी में 1 नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन 2 की बात करें तो 2 सही है, ठीक है। मधुरा का संबंध देवराय प्रथम से था। इसके अलावा ऑप्शन 3 की बात करें तो 3 गलत है। जो अष्टदिग्गज के नाम से जाने वाले 8 प्रख्यात विद्वान के बारे में आपने सुना होगा, जो कृष्णदेवराय के शाही दरबार में उपस्थित थे। उनमें से अल्लसानी पेंडना उनमें से सबसे महान माने जाते थे। उन्हें आंध्र कविता पितामह कहा जाता था। उनके महत्वपूर्ण कार्यों में मनुचरित्रम, हरिकथा सारम शामिल थे। पिंगली सुरन्ना और तेनाली रामकृष्ण देवराय के दरबार के अन्य महत्वपूर्ण विद्वान थे। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 3 गलत है। यानी इसमें देखेंगे तो 1 और 3 यानी ऑप्शन बी जो है इसके हिसाब से सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, भारत में आने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। इब्न बतूता, डोमिंगो पेस, नूनीज, निकोलो कांटी। प्राचीन काल से शुरू होने वाले उनकी भारत यात्राओं का सही कालक्रम आपको बताना है। सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आप लगाएंगे इब्न बतूता आया था, ठीक है। इब्न बतूता आया था। तो इसमें देखिए इस प्रकार देखो ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा कौन सा? ए और बी। तो इसमें देखिए ए के बाद 4 इसमें भी है, ए के बाद 4 इसमें भी है। यानी इब्न बतूता के बाद निकोलो कांटी आया था। अब इसमें दोनों में 3 और 2 का है। पहले देखिए इब्न बतूता के बाद बात करें तो इब्न बतूता की यात्रा की पुस्तक जो थी जिसे रिहाला के नाम से जाना था, अरबी भाषा में थी, ठीक है। और 1333 में जो है ये सिंध पहुंचा था। इसके बाद निकोलो कांटी आया था। निकोलो कांटी कब आया था? 1406 में और 1422 तक, ठीक है, देवराय प्रथम के दरबार में। इसके बाद डोमिंगो पेस पुर्तगाल के थे, वो आए थे 1509 में और 1529 तक। इसके बाद नूनीज थे, फर्नाओ नूनीज जिसे कहा जाता था, वो भी आए थे 1529 में और 1542 तक थे। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो सही क्रम होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही क्रम होगा। एक बार फिर से हम लिख देते हैं इसमें। तो 1333 में इब्न बतूता आया था। इसके बाद निकोलो कांटी आया था 1406 से 1422। फिर नूनीज आए थे, सॉरी, इसके बाद डोमिंगो पेस आया था 1509 से 1422। इसके बाद नूनीज आए थे। नूनीज आए थे 1500
1529 में आए थे, सॉरी 1529। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। मध्यकालीन भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, भाग्यनगर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। ऑप्शन 2, गोल गुम्बज को मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, इसे लाल संगमरमर से बनाया गया था। तो अगर बात करें ऑप्शन एक की, तो ऑप्शन एक सही है, यानी भाग्यनगर जो मोहम्मद कुली कुतुब शाही वंश का महान शासक था उसने करवाया था। उन्होंने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी, जिसे मूल रूप से सुल्तान की पसंदीदा पत्नी यानी भाग्यमती के नाम पर भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उन्होंने प्रसिद्ध चार मीनार भी बनवाया था। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है, यानी गोल गुम्बज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह द्वारा, जो अपनी फुसफुसाहट गैलरी के लिए प्रसिद्ध थी, और ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित मकबरे का निर्माण 1626 में किया गया था और 1656 में पूरा हुआ था। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन एक ही सही है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही? ऑप्शन एक, अष्टदिग्गज तुलु वंश से जुड़े थे और जबकि अष्टप्रधान मराठों संबंधित थे। ऑप्शन 2, तालीकोटा की लड़ाई कृष्णदेवराय बीजापुर के अहमदनगर गोलकुंडा के बीदर की संयुक्त सेना से बीच लड़ी गई। आपको बताना है कौन सा कथन सही। अभी मैंने ऑप्शन एक की व्याख्या बताई थी, अगर आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। तो ऑप्शन एक में ये बात बिल्कुल सही है, अष्टदिग्गज तुलु वंश संबंधित थे जबकि अष्टप्रधान जो है मराठों संबंधित थे। ठीक है, और ये अष्टप्रधान शिवाजी ने जो है नियुक्त किए थे अपनी मंत्रिपरिषद में। इनके द्वारा जो है प्रशासन का चलाया जाता था, जिसमें जो है पेशवा प्रधानमंत्री थे, सेनापति सैन्य कमांडर आमत्य थे, महालेखाकार वाकनिवेश थे, खुफिया सचिन थे, पत्राचार सुमंत समारोह न्यायाधीश थे, न्याय पंडित राव धार्मिक प्रशासन संबंधित थे। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, कभी कभी स्पेसिफिक इसी वर्ड से क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है, यानी तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? 1565 में बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर बीदर के संयुक्त सेनाओं द्वारा तुलु राजा वंश के राम राय के साथ लड़ी गई थी, जो हार गए थे, इसलिए विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत है, यानी इसमें ऑप्शन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। 98 में क्या पूछा है? विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, विरूपाक्षी मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित कृष्णदेवराय के तहत बनाया गया। ऑप्शन 2, रायचूर दोआब कृष्ण और गोदावरी के बीच उपजाऊ भूमि का त्रिकोणीय क्षेत्र है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच लड़ा गया। ऑप्शन 3, संगम वंश देवराय द्वितीय के दीवानी की लड़ाई में बहमनी सुल्तानों को निर्णायक रूप से हराया। ऑप्शन 4, विजयनगर मंदिरों के खंभों में पाया जाने वाला सबसे आम जानवर घोड़ा था। ऑप्शन 5, कृष्णदेवराय संस्कृत के कुशल साहित्यकार थे। इसमें कुछ आंसर आपको पता ही होगा क्योंकि इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन जो है गलत है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है गलत। विरूपाक्षी मंदिर का निर्माण संगम वंश के दौरान जो शासक थे देवराय द्वितीय द्वारा करवाया गया था, यानी उनके अधीन एक नायक लंकन धनदेश ने करवाया था, और विरूपाक्षी मंदिर विजयनगर स्कूल का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक गलत। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 भी गलत। रायचूर दोआब कृष्णा और उसकी सहायक तुंगभद्रा के बीच उपजाऊ भूमि का त्रिकोणीय क्षेत्र था। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है? इसमें कृष्णा और गोदावरी के बीच बात की है ना, और जबकि तुंगभद्रा थी, और विजयनगर बहमनी साम्राज्यों के बीच लड़ी गई वर्षों तक विवाद का विषय बना रहा। जिस प्रकार ऑप्शन 2 भी गलत, यानी एक और दो जहां होगा वो सही होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में एक नहीं है, न तो 2 है, और इसके अलावा देखिए ऑप्शन डी में भी नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन 3 की, तो ऑप्शन 3 भी गलत है। दीवानी की लड़ाई कृष्णदेव राय और बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह के बीच लड़ी गई एक निर्णायक लड़ाई थी। इसने इस क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित किया था, यानी ऑप्शन 3 भी गलत है। तो इसके हिसाब से देखेंगे 1 2 3, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 99, बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सबसे कम उपयुक्त? ऑप्शन 1, राज्य का संस्थापक जफर खान था जो मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन एक कुलीन था। ऑप्शन बी, राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन सी, मोहम्मद गवा के शासन राज्य में अपने चरम पर पहुंच गया।
ऑप्शन डी, फारसी शैली की स्थापत्य कला का विकास जिसका प्रयोग बाद में दक्कन सल्तनत में किया गया। तो आपको बताना है बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में सबसे कम उपयुक्त आपको बताना है। तो इसमें सबसे कम उपयुक्त की बात करें तो इसमें मोहम्मद गवाह के शासनकाल राज्य में अपने चरम पर पहुंच गया था। ये बात जो है बिल्कुल गलत है, या इसके हिसाब से कह सकते हैं सही है। मोहम्मद शाह जो तृतीय था उसके शासनकाल के दौरान मोहम्मद गवान राजा नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री थे। वह एक फारसी व्यापारी के रूप में भारत आया, लेकिन अपने गुणों के कारण धीरे धीरे उठा और अपने सुधारों के कारण उसने बहमनी साम्राज्य को उसकी महिमा में बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन 1, वह नक्शबंदियों खूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार के अनुयायी थे। ऑप्शन 2, उन्होंने अपना संस्मरण बाबरनामा फारसी में लिखा। ऑप्शन 3, उन्होंने 4 बाग प्रतिरोध की शुरुआत की। तो आपको बताना कौन सा सही उत्तर है। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 सही है, यानी जो बाबर था वो रूढ़िवादी सुन्नी। बाबर ना तो कट्टर था ना ही धार्मिक देवताओं के नेतृत्व में था। वह एक नक्शबंदियों सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला हरार के समर्पित एक अनुयायी था। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है, यानी वह फारसी और अरबी में गहराई से सीखा था। उसने अपनी मातृभाषा तुर्की के 2 सबसे प्रसिद्ध लेखों में एक माना जाता है। वास्तव में उन्होंने तुर्की में तुजु के बाबरी बाबरनामा, जिसने अब्दुल रहीम खान एक खान द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया नामक एक संस्करण लिखा था। ठीक है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी जो है सही है, यानी उन्होंने 4 बाग और बहते पानी के फव्वारों के साथ सम्मिलित रूप में बिछाए गए बगीचों का भी परिचय कराया। और 4 बाग एक फारसी चतुर्भुज उद्यान लेआउट है जो स्वर्ग के इस्लामी आदर्शों का प्रतिनिधित्व करने वाला उद्यान पर आधारित है। तो इस प्रकार इसमें 1 और 3 जो है सही है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 100 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ। इसकी PDF आपको कंप्लीट मिल जाएगी और इस लेक्चर की भी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, ध्यान रखिएगा रोज़ 3 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।